साथियों नमस्कार, नमस्ते। सभी का स्वागत है। आज हम लोग आर ओ में भूगोल के तहत जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, मतलब 2021 तक, उन सब को कवर करेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम सभी को पता है कि आयोग रिपीटेड प्रश्न भर के पूछता है और यही प्रश्न यदि हमसे गलत हो जाते हैं तो हम प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे रिपीटेड प्रश्न गलत ना हो तो इनका बार बार रिवीजन जरूरी है दोस्तों। पहला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? यहाँ पर 7 होना चाहिए था, सुधार कर लीजिएगा। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि भारत की जो पाकिस्तान के साथ सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ। और भारत की जो चाइना के साथ सीमा है उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा याद रखिएगा। फिर निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है दोस्तों? तो मेघालय से मिलती है, त्रिपुरा से मिलती है, मिजोरम से मिलती है, मणिपुर से नहीं मिलती है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और किसके साथ दोस्तों? 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा मिलती है। कौन? असम हो गया है, एक राज्य और बचा है दोस्तों, कौन सा? वेस्ट बंगाल। तो कुल 5 राज्य आपको बता दिए हैं, पाँचों याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, नई पहल है और ये जो है पहल तभी सार्थक होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा। तो आपका कर्तव्य बोध आपको याद दिलाते हुए आपसे अपील है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगी और तभी जो है इसका औचित्य जो है वो सार्थक होगा। तो आपसे पुनः अपील करता हूँ कि पूरा ज़रूर देखिएगा। निम्न में से ये हो गया, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, यह कथन सही है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है, यही कथन गलत है। 7500 नहीं दोस्तों, लगभग 7100 मीटर ऊंची चोटी है दोस्तों। ये चोटी जो है 3 पर्वतों से मिलकर बनी है, जिनका आकार जो है देखने में त्रिशूल की भांति दिखाई पड़ता है, इसीलिए इस शिखर को जो है त्रिशूल शिखर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है दोस्तों? तो डूरंड लाइन जो है अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है और बाकी 2 सीमाएं आपको बता ही चुका हूँ। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है दोस्तों? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है दोस्तों। और दोस्तों 17.5% आबादी जो है विश्व की केवल और केवल भारत में निवास करती है, यह कथन भी याद रखिएगा। और भारत जो है दोस्तों 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है पूरे विश्व का, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। फिर भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह कथन तब सही था, कब? 2016 में। अब जो है चाइना को पीछे करते हुए भारत पहले स्थान पे आ गया है। आपको करंट अफेयर्स में अचूक मारक सामग्री में यह फैक्ट बताया है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, यह कथन भी सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यही कथन गलत है दोस्तों। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? दोस्तों माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह दोस्तों कहाँ गिरती है? कच्छ की गाड़ी में गिरती है और राजस्थान से निकलती है, याद रखिएगा। 2 नदियाँ और हैं। एक नदी जो है दोस्तों वो मकर रेखा को काटती है 2 बार। कौन सी नदी? लिम्पोपो। कहाँ की है? अफ्रीका की है, लिम्पोपो। दोस्तों मकर को मकड़ी मान के चलिए, मकड़ी जो है पों पों करती हुई
2 बार इसको काट देती है। इधर से चलती है और यहाँ से काटते हुए यहाँ आ जाती है। तो याद रखने के लिए पोंपों करती हुई मकड़ी मतलब लिम्पोपो नदी और मकर रेखा। ऐसे ही दोस्तों एक रेखा और है, उसको कहते हैं जीरो। जीरो और जायरे, ऐसे याद रखिएगा, जीरो जायरे। जायरे नदी है, इसको कांगो नदी भी कहते हैं। ठीक है, कांगो गणराज्य की नदी है दोस्तों। ये जो है 0 डिग्री मतलब इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? जायरे नदी या फिर कांगो नदी। तो 3 फैक्ट आपको बताएं, तीनों पूछ लिए जाते हैं। और चीज़ें यूनिक लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? इस पे सुधार करिएगा। आपको एक ट्रिक पहले भी बताया है, मित्र पर गमछा झार। दोस्तों ये ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से ये पता लगेगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से पास होती है। मित्र में मी का मतलब है दोस्तों मिजोरम, त्रा का मतलब है त्रिपुरा, और कलर चेंज करता हूँ, गा का मतलब है गुजरात, मा का मतलब है मध्य प्रदेश, छा का मतलब है छत्तीसगढ़ और झार का मतलब झारखंड। तो देखिए कुल 8 राज्य हो गए। 1 2 3 4 5 6, कौन सा बचा है भाई? मित्र पर बचा है। पर में जो है दोस्तों पा का मतलब पश्चिम बंगाल है और रा का मतलब राजस्थान। तो कुल 8 राज्य हो गए हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों भारत से एक और लाइन गुजरती है, वो कौन सी है? 82.5 डिग्री। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सीजी मतलब छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ये 5 राज्य हैं दोस्तों जहाँ से 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। इनमें से 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिनसे आपकी 82.5 डिग्री भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपको बता चुका हूँ। भौतिक विभाजन देखते हैं। नाथुला दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यही कथन सुमेलित नहीं है। एक बात और है दोस्तों, जो टेल वर्ड होता है क्वेश्चन का, नहीं है या है, इसको ध्यान से पढ़ा करिए। कभी कभी लापरवाही के चलते हम लोग इसको नहीं देख पाते हैं और प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हैं। तो टेल वर्ड पे जरूर ध्यान दिया करिए। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पाल घाट दर्रा जो है वो केरला में है। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है दोस्तों? तो थाल घाट पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, भोर घाट भी है, पाल घाट भी है। खैबर दर्रा जो है दोस्तों पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को ये अफ़गानिस्तान से जोड़ता है। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक है PCS पार्थ, इसको ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको संबंधित PDF और जो भी कंटेंट है, चाहे करंट अफेयर्स का हो, चाहे कोई किताब हो, कोई PDF हो, सब आपको यहीं पर दिया जाएगा और मिलता है यहाँ पर। तो इसको ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है दोस्तों? तो शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, जो कि बलित पर्वत का उदाहरण है। याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बलित पर्वत का उदाहरण है, तो शिवालिक जो है हिमालय की पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा। फिर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? तो अनाईमुडी है। कहाँ अवस्थित है? केरला में अवस्थित है। दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची दक्षिण भारत की चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, याद रखिएगा, ये भी अक्सर आपसे पूछ ली जाती है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावली पहाड़ियों में है, ऊट कमंड नीलगिरी पहाड़ियों में है, कोडाई कनाल और अन्नामलाई पहाड़ियों में है, शिमला जो है पीर पंजाल पहाड़ियों में नहीं है। याद रखिएगा, शिमला जो है जैसे शिमला मिर्च होती दोस्तों, वो रखी होती है, रखे होने को हमारे यहाँ कहते हैं धरा होना,
तो शिमला जो है कहाँ धरी है? धौलाधार में। धौलाधार पर्वत श्रेणी में जो है शिमला अवस्थित है। तो विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग निबंध लेखन के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, 95594346 और 23, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपका डेली सप्ताह में जो है एक ऐसे दिया जाता है और उसका मूल्यांकन जो है ऑडियो फॉर्मेट में आपको करके दिया जाता है और हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको उसका मॉडल निबंध भी दिया जाता है। तो भीड़ भाड़ से इतर जो है आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गारो पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ हैं? और हाँ दोस्तों, खुद ही मुख्य परीक्षा देने का कई बार अनुभव प्राप्त है और ऐसे में बहुत अच्छे नंबर पाता हूँ, तो उन सब का आपको फ़ायदा मिलेगा उन चीज़ों में। गारो पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों कहाँ है? गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय में हैं। मिरी जो है दोस्तों कहाँ होंगी? देखिए, आपको एक लॉजिक बताए, एक ही पकड़ लीजिए। ये अलाई मलाई और ये जो कोल्ला बोल्ला होता है, ये सब दक्षिण भारतीय राज्यों में चीज़ें होती हैं। तो इसमें केवल और केवल एक ही दक्षिण भारतीय राज्य है, कौन सा? तमिलनाडु। तो इसको जोड़ दीजिए, सी का जो है दूसरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, सी का केवल यही है, यही मैच कर रहा है दूसरा, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आप एक भी ना जानते हो, खाली इतना याद रखिए कि कोल्लई मलाई जो है ये अलाई मलाई तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में होगा। तो देखिए, आपको उत्तर मिल गया। बाकी गारो आपको पता ही है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। कोल्लाई मलाई आपको बता ही दिया है, डालमा अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, डालमा हो गया और एक हो गया है नहीं, ठीक है, डालमा अरुणाचल प्रदेश में है। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है दोस्तों? तो सियाचिन हिमनद जो है वो सबसे बड़ा है। और हाल ही में आपको करंट अफेयर्स में बताया है कि यहाँ पर पहली महिला कैप्टन, पहली महिला सैन्य अधिकारी इतनी ऊंचाई पर तैनात हुई हैं, उनका नाम क्या है? शिवा चौहान। अब दोस्तों, सियाचिन हिमालय का ही हिस्सा है, तो हिमालय पे कौन रहते हैं? भगवान शिव। तो शिवा चौहान जो है पहली ऐसी महिला बनी है, याद रखिएगा। मेघालय का पठार भाग है दोस्तों किसका? प्रायद्वीपीय खंड का। ये जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत से किससे अलग होता है? मालदा गैप से अलग होता है। ये भी प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत से किस गैप के माध्यम से अलग होता है? तो मालदा गैप, याद रखिएगा, मालदा गैप। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में हैं दोस्तों? तो राजस्थान में है। आपको अभी ऊपर भी बताया है, ये जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों भारत में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, प्राचीनतम पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। और अभी आपको ऊपर बताया है कि माउंट आबू जो है वो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है, याद रखिएगा। इनका कभी कभी आपसे विस्तार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ये गुजरात से शुरू होती हैं, गुजरात से होते हुए राजस्थान को कवर करती हैं, हरियाणा को कवर करती हैं और दिल्ली तक जाती हैं। कुल 5 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को टच करती हैं अरावली पर्वत श्रेणियाँ। पश्चिमी घाट के संदर्भ में हमको विचार करना है। यह भ्रंशोत पर्वत है, एकदम सही है दोस्तों। इसका जो पश्चिमी सिरा है दोस्तों वो अरब सागर में जाके धंस गया है, तो इसीलिए इसका निर्माण हुआ है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, एकदम सही है दोस्तों। पश्चिमी घाट पे दोस्तों तीव्र ढाल मिलेगा, क्योंकि एक हिस्सा जो है वो अरब सागर में चला गया है, फिर यहाँ से इस तरह से ढलान है इस पे, तो यहाँ पर जो है तीव्र ढाल है। यदि यहाँ पे आएंगे तो तुरंत समंदर में गिरेंगे।
और दोस्तों इसी कारण जो नदियां हैं ना पश्चिमी घाट की, वो जो हैं क्या नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। एक तो उनकी लंबाई कम है, दूसरा ये तीव्र ढाल है यहाँ पर। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, सही है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों, उसका निर्माण ही लावा से हुआ है। तो विकल्प 3 भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है दोस्तों? तो चेन्नई से नापा जाता है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो दोस्तों गुजरात का जो है समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। और सबसे छोटे की बात की जाए तो गोवा का जो समुद्री तट है वो सबसे छोटा है, याद रखिएगा। कुल 9 राज्य जो हैं दोस्तों समंदर से अपनी सीमा साझा करते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य? देखिए पुनः रिपीट किया है, इसीलिए कहते हैं कि रिपीटेड प्रश्न गलत ना हो। बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा नंबर पाए जा सकते हैं। और इसका प्रमाण यदि आपने इस बार वाला PCS दिया होगा तो उसमें आपको देखने को मिला होगा। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं दोस्तों? तो अभी आपको ऊपर बताया है 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। और इसका उत्तर जो है सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला गुजरात हो जाएगा। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है दोस्तों पुनः 9 हो जाएगी। और 9 से याद आया दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश एक है, कौन? दिल्ली। बाकी 8 राज्य हैं, याद रखिएगा। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग ये पश्चिमी तटीय शहर हैं दोस्तों। इनको जो है उत्तर से दक्षिण आपको व्यवस्थित करना है। तो जंजीरा जो है दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है। नागरकोइल जो है वो तमिलनाडु में है, तो ये 3 वाला सबसे बाद में जाएगा। कन्नूर जो है दोस्तों उसके ऊपर, तमिलनाडु के ठीक ऊपर कहाँ है? केरला में। तो नागरकोइल से जस्ट पहले कौन आएगा? कन्नूर। तो ये वाला विकल्प आएगा। तो इस तरह से देखिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जंजीरा सबसे उत्तर में है, उसके बाद सिंधुदुर्ग है। तो जंजीरा और सिंधुदुर्ग दोनों कहाँ हैं दोस्तों? जंजीरा और सिंधुदुर्ग जो हैं दोनों महाराष्ट्र में हैं। कन्नूर केरला में है, नागरकोइल जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु को मैं TMD लिखता हूँ, जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं सब जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 1 मिनट दोस्तों, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को याद रखिए, माफ़ कीजिएगा ये नहीं है, यही सही है। अंडमान तथा निकोबार, उसमें यह है दोस्तों दक्षिणी अंडमान और लिटिल निकोबार या फिर कार निकोबार यदि यहाँ पे होता तो ये विकल्प सही होता। तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। आपको 3 चैनल बताता हूँ, एक 8 डिग्री पूछ लिया जाता है, एक 9 डिग्री पूछ लिया जाता है और एक 10 डिग्री। आपको 10 डिग्री अभी बता दिया है। 8 डिग्री जो है दोस्तों मालदीव, MLD का मतलब मालदीव, और दोस्तों एक लक्षद्वीप का द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री। मिनिकॉय और कवारत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, इसको कौन सा चैनल अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल।
10 डिग्री आपको बता दिया है, तो 8, 9, 10 तीनों रट जाइएगा। 10 डिग्री चैनल देखिए, पुनः प्रश्न रिपीट कर दिया है। किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार द्वीपों से। रामसर शुरू होता है दोस्तों कहाँ से? धनुषकोडी, याद रखिएगा। रामसर नहीं भाई, राम सेतु। राम सेतु किसकी बात हो रही है? एडम्स ब्रिज भी कहते हैं इसको। ये उसी का प्रतीक माना जाता है, उसी के अवशेष के रूप में इसको माना जाता है, जो पुल भगवान राम ने लंका जाने के लिए बनाया था। तो ये जो है धनुषकोडी से सीधे मन्नार को जोड़ता है। मन्नार एक स्थान है कहाँ? श्रीलंका में, उसको जोड़ता है। धनुषकोडी है कहाँ दोस्तों? पंबन द्वीप पर। और कहाँ है? रामेश्वरम में। तो ये दोनों स्थल इसी से संबंधित है, लेकिन यहाँ से शुरू होता है, याद रखिएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है दोस्तों? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में छा आता है, इस वाले छा को छोड़ के छा ये वाला जो है एक बार अपने जहन में लाइएगा, तो आप छा से जो है पाएंगे 36। तो लक्षद्वीप जो है कुल 36 द्वीपों से मिलकर बना है, याद रखिएगा। राजधानी इसकी कवारत्ती है, कवारत्ती है। और यहीं पर दोस्तों अभी आपको करंट अफेयर्स में बताया है कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो किचन गार्डनिंग से संबंधित है, उसका नाम आप कमेंट में डालिएगा। तो प्रवाल द्वीप कौन हो गया? लक्षद्वीप। तो एक 36 तो इसमें द्वीप हैं छोटे छोटे, और 32 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है, याद रखिएगा। तो 36 और 32 का आंकड़ा अब आप भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से, और 32 से याद आया दोस्तों, सिक्किम में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 32, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप, आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप, कोई द्वीप यहाँ पर को नहीं दोस्तों, की होगा, की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों मिनिकॉय द्वीप जो है सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। अब केंद्र शासित और राज्यों से संबंधित देखते हैं। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, या भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, याद रखिएगा। बेंगलुरु, बेंगलुरु कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु लुलू नहीं यार, बेंगलुरु, बेंगलुरु जो है कर्नाटक में है। तो सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक हो जाएगा, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु हो जाएगा। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आया है, बेंगलोर में। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के साथ भी लगती है, उड़ीसा के साथ भी लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ भी लगती है, लेकिन बिहार के साथ नहीं लगती, क्योंकि बीच में झारखंड घुस जाता है, आपको पता ही है यदि आपने मैप देखा होगा तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी, नगर नहीं भाई, यहाँ पर नगर करिएगा, राजधानी नगर नहीं है, चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर ओडिशा की है, बेंगलुरु कर्नाटका की है, गांधीनगर गुजरात की है, बेंगलुरु, भुवनेश्वर सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। चंडीगढ़ गुजरात की, गांधीनगर, भुवनेश्वर। इसको ज़रा देख लीजिएगा दोस्तों, कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। फिर अगला सवाल देखते हैं, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों दिल्ली तो है ही है, उत्तर प्रदेश भी है, हरियाणा भी है, और दोस्तों राजस्थान, एक प्रदेश और है, राजस्थान को जोड़ लीजिएगा। बाकी मध्य प्रदेश
इसमें सम्मिलित नहीं है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में राज्य हैं, दूसरी में राजधानी। असम की राजधानी दिसपुर है दोस्तों। मिजोरम की राजधानी सभी जानते, एकदम बच्चा सवाल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है दोस्तों? तो गद्दी जनजाति जो है धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधार जो है हिमालय की ही एक श्रेणी है जिसमें शिमला स्थित है, याद रखिएगा, अभी आपको ऊपर बताया है। लेप्चा जो है दोस्तों कहाँ है? लेप्चा सिक्किम में जनजाति पाई जाती है। थारू जो है दोस्तों तराई क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में जरवा जनजाति का निवास स्थान है। जरवा की जगह दोस्तों कहीं कहीं आपको जोरवे भी मिलेगा। तो जोरवे जनजाति जो है दोस्तों एकमात्र स्थान है जहां पाई जाती है अंडमान निकोबार। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी रेकरल में पाई जाती है? अब यहाँ पर रेकरल क्या टाइप कर दिया है यार। जनजातियों में कौन सी रेकरल में पाई जाती है? लेप्चा, चेंचू। खैर चेंचू जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लेप्चा जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। और डफला जो है दोस्तों डफला अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। और डाफर जो है गुजरात में। अब कन्फ्यूजन किन के बीच होता है ज़्यादा? डाफर के बीच होता है और डफला के बीच में। दोनों का नाम लगभग सेम है। तो जिसमें रा आए वो गुजरात में क्योंकि गुजरात में भी रा आ रहा है। और जिसमें ला आए वो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल में ला आ रहा है। तो इस तरह से जब जोड़ेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और दोनों दोस्तों एक भारत के इस सिरे पर स्थित है और एक जो है दूसरे सिरे पर स्थित है। तो इधर डफरा हो गया है और इधर डफला हो गया है। अब कतई नहीं भूलेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये प्रश्न तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या टाइप किया है। रेकरल में पाई जाती है। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों तमरिया जनजाति जो है भारत के झारखंड में पाई जाती है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है दोस्तों? बिहार में नहीं निवास करती है, छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों, कैसे हम आपको ट्रिक बताते हैं, GKT। जी का मतलब गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, के का मतलब खरवार, ठीक है, दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे टी का मतलब थारू। तो थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पे है। यदि बिहार में आपसे पूछ लिया जाए तो बिहार में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल है, याद रखिएगा। निम्नलिखित सूचियों को, अब ये सब चीज़ें दोस्तों आपको किसी घटना चक्र में नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको दे देता हूँ आप उठा के देख लीजिएगा। आदिवासी दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, उसको मिलान करना है। भील जो है दोस्तों पश्चिमी राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कुछ हिस्सा गुजरात का भी आता है। तो भील जो है राजस्थान से जुड़ जाएगा। कोन्याक जो है दोस्तों नागालैंड से जुड़ जाएगा। गोंड बचा है, गोंड जो है लिम्बूस जो है सिक्किम से जुड़ जाएगा। और गोंड जो है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ जाएगा। उत्तर आप अपने आप खोज लीजिएगा, आपको सही विकल्प बता दिए, मतलब सही मिलान बता दिया है करके। गंगा नदी उदाहरण है दोस्तों किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का, याद रखिएगा, इसको कतई रट लेना है। हुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सिंधु
ने सतलज को तपा दिया। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, सिंधु ने सतलज को तपा दिया। और नीचे जो है आपको लिखना है पकना। अब जैसे कोई चीज़ तपती है तभी तो पकती है, पकना। ठीक है, तो दोस्तों जो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय। पी का मतलब पंजाब हो गया है। ऐसे ही दोस्तों सतलज और के का मतलब है काली नदी, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो दोस्तों कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही दोस्तों काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है, हिमालय का हिस्सा है, वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही दोस्तों काली और तीस्ता के बाद, तीस्ता नहीं दोस्तों, तापी, दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों वो किसके नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो कैसे आपको याद रखना है? सिंधु ने सतलज को ताप दिया और नीचे पकना। तो कुमायूं हिमालय जो है दोस्तों किसके बीच है? सतलज और काली नदी के बीच, याद रखिएगा। तो ऐसे जो है सारे हिमालय के हिस्से आपको बता दिए हैं जो आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला स्थल दिए गए हैं, नदियों के संगम दिए गए हैं, इनको मिलाना है। रुद्रप्रयाग दोस्तों, रुद्र रूप कब धारण होता है? जब समान जाति की दो नदियां मिल जाती हैं। तो नंदा और मंदा जब दोनों मिल जाएंगी तो रुद्र रूप धारण कर लेंगी। तो ए का जो है संबंध दो से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि देवप्रयाग से भागी नंदा, तो भागी और नंदा ये देखिए, और देवप्रयाग, तो देवप्रयाग से भागी नंदा मतलब डी का एक हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो आप सही पाएंगे। कर्णप्रयाग का संबंध अलकनंदा और पिंडार से है, इनके संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है। बचा एक कौन? नंदप्रयाग, इसको जो है चौथे वाले से मिला दीजिएगा। ऐसे ही किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसे ही दोस्तों केदारनाथ मंदिर आपसे पूछ लिया जाता है, वो किस नदी के तट पर है दोस्तों? तो वो भागीरथी नदी के तट पे है, याद रखिएगा। यमुना नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, कौन सा होगा इसमें? बंदरपूंछ, आप सभी जानते होंगे। यमुना नदी से याद आया KBC, केन, बेतवा और चंबल नदियां जो हैं वो यमुना की सहायक हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। कहाँ मिलती है? गंगा से, आप सभी जानते होंगे। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एकदम सही है, क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। एकदम सही है दोस्तों, कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती तो उनको छांट नहीं पाती तो गाद जो है अपने साथ बहा के लाने में असमर्थ हो जाती है। तो ये जो है पश्चिमी घाट की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। एस्चुअरी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सी नदियाँ जो हैं एस्चुअरी का निर्माण करती हैं? तो पश्चिमी घाट की नदियाँ सारी आ जाएंगी। तो इसका जो है कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, और उसकी सही व्याख्या भी है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती, बाकी तीनों नदियां जो हैं पूरब की ओर बहती हैं। नर्मदा के साथ ही ताप्ती नदी भी पूरब की ओर ही बहती है, माफ़ कीजिएगा पश्चिम की ओर ही बहती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है दोस्तों वो कौन सी, मतलब दामोदर जिसकी सहायक नदी है
दामोदर जिसकी सहायक नदी है किसकी दोस्तों? दामोदर सहायक नदी है हुगली की, याद रखिएगा। और दामोदर की सहायक कौन है दोस्तों? बराकर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दामोदर की सहायक बराकर और हुगली की सहायक दामोदर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कि कर्नाटक में अवस्थित हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? नर्मदा, ये भी याद रखिएगा, नर्मदा नदी। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है दोस्तों? तो कृष्णा नदी विवाद जो है दोस्तों कर्नाटक के बीच है, आंध्र प्रदेश के बीच है और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच भी है दोस्तों। तो इस तरह से सही उत्तर इसका नहीं दिया जा सकता है, प्रश्न ही गलत है, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत, एक बात और है दोस्तों, जो प्रश्न गलत होता है उसको आयोग रिपीट करने से बचता है। प्रायद्वीपीय भारत, तो जहाँ कहीं भी आपको लगे कि ये प्रश्न इसका सही उत्तर नहीं है तो ज़्यादा उस पर मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आराम से छोड़ दो, वो प्रश्न रिपीट नहीं होगा। आगे बढ़ो। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। इसको जो है दक्षिण की गंगा कहते हैं दोस्तों, और दक्षिणी गंगा किसको कहते हैं? कावेरी नदी को, ये भी याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है दोस्तों, पुनः प्रश्न रिपीट हुआ, देखिए 2014 में, गोदावरी। निम्न में से कौन एक कृष्णा नहीं होगा, यहाँ पर नदी होगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो भीमा भी है दोस्तों, डान भी है, तुंगभद्रा भी है। तेल नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी ना होकर किसकी सहायक है? महानदी की। बाकी दोस्तों कृष्णा नदी देखिए भीमा हो गया है, कृष्णा नदी, भीम जो है पांडवों में से एक थे भीम, और पांडव किसके साथ थे? कृष्ण के साथ थे, भीम हो गया। तुंगभद्रा आप जान ही रहे हैं कृष्णा की सहायक नदी है, अक्सर पढ़ते होंगे। भीमा और पेनगंगा, दूध गंगा और मालपुझा, ये कुछ नदियां हैं दोस्तों जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दूध भी और माल भी, मतलब मक्खन खाते हैं, दूध घी मक्खन खाना किसी माल से कम नहीं है, तो कौन खाता है? भगवान कृष्ण। दूध भगवान कृष्ण पीते हैं, माल भी भगवान कृष्ण ही खाते हैं। तो माल प्रभा, घाट प्रभा दोस्तों, एक और नदी याद आई है, घाट प्रभा, ये भी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है दोस्तों? तो दामोदर नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, याद रखिएगा। लेह स्थित है दोस्तों सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर, या झेलम नदी के बाएं तट पर? तो दोस्तों लेह जो है झेलम नदी के बाएं तट पर स्थित है, याद रखिएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? बहुत बार प्रश्न रिपीट किया जाता है दोस्तों, तो सतलज नदी जो है वो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है दोस्तों? तो चिनाब नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। उस समय कोई और पुल रहा होगा, लेकिन अब जो है रेलवे पुल सबसे ऊंचा बनाया जा रहा है, कहाँ पर? चिनाब नदी पर। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बेतवा नदी मिलती है दोस्तों किससे? अभी आपको बताया यमुना नदी से मिलती है। यमुना जो है आपको बताया KBC, केन, बेतवा और चंबल, यमुना KBC, ये ट्रिक बताया आपको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना से मिलती है, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कृष्णा नदी जो है भ्रंश घाटी से प्रवाहित नहीं होती है। तापी नदी या फिर ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसके साथ ही एक और नदी है जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, वो कौन सी है? नर्मदा। अगला प्रश्न, भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो दोस्तों भितरकनिका गरान के संदर्भ में विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें से जो है एक भी कथन सही नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। यह पश्चिम बंगाल में ना होकर दोस्तों भितरकनिका गरान जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? ओडिशा में। और वंशधारा सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित ना होकर, एक मिनट दोस्तों, विकल्प दो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा की बात हो रही है। डेल्टा जो है दोस्तों किस डेल्टा में या भितरकनिका गरान रहता है दोस्तों? तो वो डेल्टा जो है 3 नदियों का रहता है। एक ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी, और दूसरी है बैतरणी, और तीसरी है दोस्तों महानदी। इन तीनों के डेल्टा में ही महानदी भितरकनिका गरान स्थित है। तो ये वंशधारा और सुवर्णरेखा नहीं होगा दोस्तों, कथन एक गलत हो जाएगा। केवल और केवल कथन दो सही है, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी, नर्मदा या फिर ताप्ती? आप सभी जानते हैं महानदी जो है ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो दोस्तों कावेरी, दिए गए विकल्पों में कावेरी नदी घाटी जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली है। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न रट के ही किए जाते हैं, इसको रट जाइएगा। ऐसे प्रश्न हूबहू आयोग पूछता है तो उसमें रट के बैठ जाइए उस पर। निम्न नदियों में शक, अब यहाँ पर होना चाहिए से, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है दोस्तों? तो दोस्तों कोसी नदी जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। इसको जो है बिहार का शोक कहा जाता है, इसीलिए कोसी नदी को। और दामोदर नदी को दोस्तों कहाँ का शोक कहा जाता है? बंगाल का, बंगाल का। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों हिंडन नदी होती है। यहीं पर आलमगीरपुर है जो कि सबसे पूर्वी स्थल है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। गंडक नदी भी है दोस्तों, शारदा नदी और सोन नदी। गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती दोस्तों, ये बिहार से प्रवाहित होती है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील में गिरती, किस झील से निकलती है? तो दोस्तों बिहार झील से निकलती है, याद रखिएगा। तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं, अगला हिस्सा आपको इसका कल उपलब्ध कराऊंगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ दोस्तों, आप अपने चित्र का, अपने चित्त का मतलब मन का और अपने चरित्र का, इन तीनों का ख्याल रखिए, इनको पवित्र बनाए रखिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।